नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश करेंगी। सरकार ने इस बजट को लेकर उद्योग जगत और अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ लंबी बैठक कर उनके सुझाव भी लिए हैं। इस बार अपने दम पर बहुमत हासिल करने से चूकी बीजेपी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। उसे दो अहम सहयोगियों दलों जेडीयू और टीडीपी की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। पहले हम आपको बताते हैं कि इस बजट से 10 बड़ी उम्मीदें क्या लगाकर रखी गई हैं। बजट से 10 जो बड़ी उम्मीदें, सबसे बड़ी उम्मीद है बुलंद भारत की, कि भारत 2047 तक विकसित भारत होगा और इसका रोड मैप बजट में बताया जाएगा। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी खींचा जाएगा इस बजट में, और साथ ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता भी ये बजट बताएगा। दूसरी उम्मीद ये है कि विकास पर फोकस होगा, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर देने की बात हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर कुछ ऐलान हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात भी ये बजट कर सकता है। पूंजीगत खर्च को और ज़्यादा बढ़ाने की बात भी इस बजट में हो सकती है। तीसरी उम्मीद इंडिया शाइनिंग की, कि विनिवेश की रफ्तार और ज़्यादा तेज़ होगी, आर्थिक वृद्धि दर में तेज़ी आएगी, बजट घाटे में कमी आएगी, रक्षा आधुनिकीकरण और साथ ही स्वदेशीकरण पर जोर लगातार इस बजट में भी बना रहेगा। चौथी उम्मीद जय किसान की, कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाओं की घोषणा हो, इस उम्मीद के साथ इस बजट में देखा जा रहा है। किसान सम्मान निधि में वृद्धि हो, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा दी जाए, मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाए जाएं, इसकी भी संभावना है, और कृषि से जुड़े कामों को मनरेगा में भी शामिल किया जाए, ये भी उम्मीद की जा रही है। पांचवी उम्मीद है कि मिडिल क्लास की सुध ली जाएगी इस बजट में, जिसमें आयकर स्लैब में बदलाव संभव है। खपत बढ़ाने पर जोर हो सकता है, उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आए, इसकी भी उम्मीद है, और हाउसिंग लोन लेने पर भी नई रियायत हो, ये भी क्या बजट करेगा, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। छठी उम्मीद है रोजगार बढ़ेंगे। ये भी उम्मीद की जा रही है कि युवाओं पर खास तौर से इस बजट में ध्यान दिया जाएगा। सर्विस सेक्टर में रोजगार उन्मुखी प्रोत्साहन योजना पीएलआई की तर्ज पर संभव है। कौशल विकास को बढ़ावा मिले, ये भी उम्मीद की जा रही है, और साथ ही एमएसएमई पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। सातवीं उम्मीद ये है कि बड़े आर्थिक सुधार जारी रहेंगे। इनमें दूरगामी नीतियां बनाना, ये भी संभव है। बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले भी बजट में लिए जाएं, ये भी संभव है। बुनियादी ढांचे विनिर्माण और श्रम क्षेत्रों में सुधार, इनकी रफ्तार आगे भी जारी रहे। आठवीं उम्मीद ये कि सहयोगी दलों का ध्यान रखा जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश और बिहार पर खास तौर से फोकस है। विशेष योजनाओं का ऐलान इन दोनों ही राज्यों के लिए संभव है, और दोनों ही राज्यों को सौगात भी मिल सकती है। नवी उम्मीद ये लगाई जा रही कि बुजुर्गों को इस बजट में उपहार मिलेगा, यानी जो रेलवे यात्रा में छूट थी उसकी बहाली की जा सकती है। ओपीएस को लेकर स्पष्टता हो, और एनपीएस में तय पेंशन कर दी जाए, ये भी संभव है। आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का इलाज जो बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल है, हो सकता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी आगे का रोड में बताया जाए। 10वीं उम्मीद है ग्रीन इंडिया को लेकर ईवी वाहनों पर रियायत आगे बढ़ाई जाए, ग्रीन ऊर्जा पर खास तौर से फोकस किया जाए, साफ हवा, साफ ईंधन पर भी ध्यान दिया जाए। तो इन्हीं 10 उम्मीदों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर एसपी शर्मा, मुख्य अर्थशास्त्री, पीएचडी सीसीआई, और साथ ही डॉक्टर आकृति भाटिया, अर्थशास्त्री। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर एसपी शर्मा, आपके पास आऊँगा। ये जो 10 उम्मीदें हमने गिनाई हैं, आपको क्या लगता है कि इनमें कितनी ऐसी उम्मीदें हैं जो पूरी हो सकती हैं, और इन उम्मीदों को पूरा होने की उम्मीद हम करें? देखिए, आपकी जो 10 उम्मीदें हैं ये बहुत ही बेहतर उम्मीदें हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपकी ये 10 उम्मीदें पूरी हो। खास करके जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ये बिल्कुल सही है कि मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए, तभी जाके हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे, तभी जाके फैक्ट्रीज एक्सपेंशन कर पाएंगी, तभी जो हमारा युवा वर्ग है उसको या एक संसाधन मिलेगा कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा फैक्ट्रीज में। और दूसरा जो आपने किसानों के लिए बताया, जी। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी बैकबोन है, हमारे ग्रासरूट में है।
तो अगर एग्रीकल्चर ग्रो करता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपेंशन होती है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आगे वर्कफोर्स को डिप्लॉय करता है। जी और तीसरा जो मिडिल क्लास के लिए आपने बताया कि करदाता जो है वो बहुत ही इस समय इम्पेक्टेड है। जो पीक रेट्स हैं वो बहुत ही मिडिल इनकम के ऊपर है। 15 लाख की इनकम के ऊपर 30% का टैक्स हो जाता है। लेकिन जो मिडिल इनकम्स हैं वो 25-30 लाख तक का जो मिडिल इनकम चलती हैं, तो इसके ऊपर टैक्स लगना एक बहुत ही इम्पैक्टफुल है। जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है बहुत हाई है मिडिल हम्म क्लास के ऊपर। हम्म, तो इसमें राहत होनी चाहिए, और इससे राहत होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। फिर आपने R&D एक्टिविटी की बात की है। R&D एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया इंटरिम बजट में, उसको एक्सपेंशन देना चाहिए, उसको और सुदृढ़ करके यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस जो है उनको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, सो दैट के एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है स्टूडेंट्स के पास जी रहे, उनको फैक्ट्री जल्द से जल्द डिप्लॉय कर पाए, उनको अपने प्रोमाइसेस में जो भी उनका स्थान है वो उनको मिले। जी और इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में खास तौर पे रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हमारा विचार है कि इंक्लूसिव हेल्थ फैसिलिटीज हो, जिससे कि डिस्पेंसरीज और स्टेट ऑफ द आर्ट जो एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो होने चाहिए। जी विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस, और खास करके बिल्कुल हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छे अच्छे जो जी हॉस्पिटल्स हैं वो होने चाहिए। जी और खास करके यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो बहुत ही, जो अति महत्वपूर्ण है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और ज्यादा मोमेंटम लेके आएगी, वो है PLI स्कीम, जिससे कि बहुत फायदा हुआ है। वो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ने ऑल टाइम हाई अचीव किए हैं। 778 का हमारा जो है टोटल मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट रहा है, उसमें से मर्चेंडाइज भी लगभग कोई $450 बिलियन के आसपास रहता है। तो इसको और गति देने के लिए हमें जरूरत है कि PLI को और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में हम बिल्कुल एक्सपेंड करें, जिससे कि एक तो वर्कफोर्स डिप्लॉयमेंट हो, और दूसरा जो हमारा एक्सपोर्ट है और बढ़े, और हमारी जो बिल्कुल इंटरनेशनली हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो और ज्यादा ठीक है इंक्रीज हो। जी। मैं डॉक्टर और इसके आकृति भी अलावा जी एक जो, सर, मैं आपका दोबारा आता हूं, हम आगे इस पर और भी चर्चा करें। डॉक्टर आकृति भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर आकृति भाटिया। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो उम्मीदें हैं, ये तो खैर हैं, उम्मीदों की तो कोई सीमा नहीं है, 10 हैं, 50, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती है, लेकिन आज की जो आर्थिक परिस्थिति है, आपके हिसाब से कितना स्कोप है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए, और साथ ही ये बजट देने के लिए जो कि एक दूरगामी हो, भविष्य की ओर जो दिशा भारत की है वो तय करने वाला हो? जी बिल्कुल अखिलेश जी। तो बात यह है कि जो पिछला बजट आया था चुनाव के पहले, वो जाहिर सी बात है उतना पॉपुलर नहीं था। बहुत सारी अपेक्षाएं थी, किसानों की थी, और कई मिडिल क्लास के लिए भी बहुत सारी ऐसी उम्मीदें थी जो बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी सरकार उन पर। और उसका जो है रिजल्ट्स में भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अभी जो मिलीजुली सरकार बनी है, हमें ऐसा लगता है कि और बहुत सारी जो है प्रोमिसेस, ये पॉपुलिस्ट बजट होने जा रहा है, ऐसी एक उम्मीद आ रही है। और आने वाले चुनाव भी ध्यान में रखे जाएंगे। और इसीलिए काफी सारी चीजों पर जो आपने भी गिनवाए हैं, और हमारे पिछले पैनलिस्ट ने भी गिनवाए हैं, उन पर काम होगा। एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत फोकस हमें देखने को मिलेगा। और उसको कैसे ग्रोथ ओरिएंटेशन से भी मैच किया जाएगा, इस पर भी काफी हम देखेंगे कि बात होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि कंपनियां और बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए काफी इंसेंटिव्स जो है पिछली बार भी अनाउंस हुए थे, और अभी भी उनका जो इंटरेस्ट है उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। जी लेकिन सवाल आज की इकोनॉमी के ऊपर अगर हम बात करें, जिसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एकदम चरम सीमा पे है, और रुपये भी जो है उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, एक्सचेंज रेट्स भी वीक है। तो उसके चलते अगर आप देखें तो बहुत जरूरी है कि जो 50 करोड़ से अधिक कामगार पॉपुलेशन है भारत की, उन पर कैसे फोकस किया जा सकता है, जिसमें से 93%, 93% जो है वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। हाँ उनको सामाजिक सुरक्षाएं नहीं मिल रही है, उन वो न्यूनतम वेतन से भी कहीं नीचे है। हम अभी देख रहे हैं कि बिलियनर्स की संख्या भारत में बढ़ रही है, जो कि एक सराहनीय बात है। इवन अभी जोमैटो जैसा एक प्लेटफॉर्म है, तो उनके जो फाउंडर हैं वो भी बिलियनर बने। लेकिन साथ ही उन्होंने प्लेटफॉर्म फी भी बढ़ाई है। और हम हमारी एक रिपोर्ट आई है हमारी संस्था द्वारा, प्रिजनर्स ऑन व्हील्स करके,
तो ये भी बहुत बड़ा एक वोट बैंक भी है कि बहुत बड़े जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, तो वो ये रिपोर्ट बता रही है कि वो 10,000 रुपए कमाने में भी उन्हें महीना दिक्कत आ रही है और 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने लोगों की, कामगार लोगों के हाथों में इनकम नहीं देंगे, जैसा कि अभी सर ने भी बोला कि एक स्पेंडिंग पावर बढ़नी चाहिए, उनकी सेविंग कैपेसिटी बढ़नी जी। चाहिए, तभी जो है अर्थव्यवस्था में हमें एक बहुत बेहतरीन आउटपुट नजर आएगा। फिर किसानों का भी तेलंगाना सरकार ने जो है ऋण माफी की है, तो वहां पे भी हमें देखने को मिलेगा कि कहीं जो है रिलीफ अनाउंस किए जाएंगे। फिर शिक्षा का जो सवाल है, जो अभी मात्र 3% है, उसको भी बढ़ाने की मांगे आएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इनमें यह है कि अगर आप ग्रीन इंडिया की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करते हैं, जो सब लेबर इंटेंसिव भी किया जा सकता है। तो ठीक है। अगर आप नदियों के रिन्यूअल की बात करें तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता बिल्कुल, तो है। काफी सारी और चीजें जो हो गारमेंट सकती हैं इस बजट में मुमकिन है। मेरा पॉइंट है, जी बिल्कुल। डॉक्टर सप्लाई शर्मा, चेन। मैं आपके पास आऊंगा संक्षेप में समझने के लिए। यही बात जो आकृति जी ने कही है कि लोक लुभावन वादे करने का स्कोप आपको लगता अभी है सरकार के पास? क्योंकि चुनाव से पहले अगर सरकार ने नहीं किया तो अब चुनाव के बाद क्या ज़रूरी है करना? और दूसरी बात, जो आरबीआई की ओर से एक मोटा डिविडेंड मिला है, क्या उसके चलते सरकार के हाथ खोलने का एक मौका सरकार के पास है कि कुछ रियायत दे दें, मिडिल क्लास को दे दें, या किसानों की जो किसान सम्मान निधि उसमें बढ़ावा कर दें, या कुछ और भी इस तरह कदम उठा सकते हैं? देखिए, अभी वादों का टाइम नहीं है, अभी हमें चीजों को एक्चुअल में उतारना होगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, वो काफी हैवी हैं और हमें एक सुदृढ़ अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे आकृति ने बताया कि कुछ समस्याएं ग्रास रूट लेवल पे हैं, आई टोटली एग्री विद देम। तो हमें देखना होगा कि जो ग्लोबल लेवल पे जो हम अनसर्टेनिटीज देख रहे हैं, जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, और खास करके जो थम नहीं रही हैं, जो रशिया यूक्रेन में युद्ध है और भी जो टसल्स हैं इधर मिडल ईस्ट में, तो उसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी ग्रोथ को, हमें अपनी डोमेस्टिक रिसोर्सेज को कैसे और स्ट्रेंथन करना है कि हम अपनी ग्रोथ को और स्ट्रांग कर पाए विद द हेल्प ऑफ सो मेनी डेवलपमेंट्स एट द ग्रास रूट लेवल। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे उत्तम जो है, उसे दो फायदे हैं। एक तो हमारा इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी एड्रेस होती है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, और दूसरा जो है वो एम्प्लॉयमेंट के संसाधन पैदा होते जी। हैं। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, उसमें हमने बहुत अच्छा माहिरियत हासिल की है। हम $30 बिलियन से $40 बिलियन बढ़े, और फिर $40 बिलियन से $50 बिलियन बढ़े। तो हमारी जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स की, वो बहुत इंटैक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में। उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ठीक है। ग्रोथ आएगी। क्योंकि मेरे जब पास अब समय की एग्रीकल्चर कमी है, सेक्टर मैं ग्रो डॉक्टर करता आकृति है के पास आना तो चाहूंगा उसके संक्षेप में। बाद डॉक्टर आकृति, आपको क्या उम्मीद है कि मिडिल क्लास जो लंबे समय से लगा रहा है उम्मीद की कुछ ना कुछ राहत इनकम टैक्स स्लैब में मिलेगी? 12 साल पहले बदलाव किया गया था, अब आपको लगता है कि अब समय आया कि कुछ ना कुछ राहत दी जाए ताकि थोड़ा हाथ में पैसा आए और इससे बचत भी हो और खपत भी बढ़े? देखिए, मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज्यादा कंज्यूमरिस्ट होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा उपभोक्ता की कैपेसिटी उन्हीं के थ्रू जो है मैक्सिमाइज की जा सकती है। और हम देख रहे हैं कि देश में इनइक्वालिटी बढ़ी है, बहुत अमीरों की संख्या भी बढ़ी है पोस्ट कोविड में, और बेरोजगारी और तमाम असुरक्षाओं के कारण गरीबों की संख्या भी बढ़ी है। तो मिडिल क्लास कहीं ना कहीं श्रिंक हुआ है। तो उनको राहत देने के लिए बिल्कुल कई सारे हमें अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो टैक्स स्लैब में चेंजेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी चेंजेस आएंगे, इन्फ्लेशन को भी टारगेट किया जाएगा। तो हलवा तो मीठा होने वाला है, अब वो किस किस में बटेगा, सवाल ये देखने को बिल्कुल। तो मतलब हलवा तो मिलेगा। इसमें बहुत बन सारे चुका ऐसे है, बंटने की बारी है कि बंटता है तो किसके हाथ में आता है हलवा, मीठा है, ये बात तो पक्की है। शुक्रिया आपका डॉक्टर आकृति हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही डॉक्टर एसपी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। सभी को 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट का इंतजार है। हम आपको दिखाते हैं कि विभिन्न वर्गों की बजट से क्या उम्मीद है। मिडिल क्लास के हाथ, मिडिल क्लास हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है आज। सब मेरा व्यक्तिगत रूप पे एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते अनुमान है कि करीब 70 करोड़ के आसपास की हमारी मिडिल क्लास इस समय है। क्योंकि वो लोग जो 25 करोड़ आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से ऊपर आए, तो ऊपर उठ के वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए, बीच में तो और कोई क्लास होती नहीं। खैर वो तो टैक्स नहीं देते, उनकी हम नहीं बात करते।
पर टैक्स पेयर्स को लगता है कि कभी कभी हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए पिछले कई सालों से मिला भी है, पर उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो इंडस्ट्री ये चाहती है कि अगर टैक्स पेयर्स की जेब में पैसा रहेगा, टैक्स कम लगेगा, तो वो ज़्यादा खर्चेंगे तो इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। इंडस्ट्री की डिमांड कंजम्पशन, हमारी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, बिल्कुल लोगों की पूरी उम्मीद है इस बार। और मुझे लगता है जो पॉलिटिकल गणित है, जो राजनीतिक गणित है, वो भी कुछ इस तरफ संकेत करता है कि शायद सरकार इस बार आम जनता के बारे में ज़्यादा सोचे। जिला सहकारिता बैंक में किसानों की जो है लिमिट 10,000 रुपये पर एकड़ है, उसको बढ़ा के मतलब जो है 50-60 हज़ार एकड़, बाकी दूसरी बैंक 59,000 दे रही है। तो जिला सहकारिता बैंक को भी जो है 60,000 करना चाहिए। इसमें से प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को जो समय पे बीज दिया जाता है उस समय के आधारित पर दिया जाए। सब्सिडी जो है वो कम कर अधिक करनी चाहिए। जो पहले हमें मिल रही है उससे भी दुगुनी की आवश्यकता है फसलों को देखते हुए। किस चीज़ पे सब्सिडी बढ़नी चाहिए? जैसे यूरिया है, DAP है, हमारे रासायनिक उर्वरक है, उन पर होनी चाहिए। ये हमारे खेती के यंत्र है जी, जो हमें ट्रैक्टर हुआ और हमारा ये जो टीलर वगैरह, जो भी यंत्र है, जो भी यंत्र है, ट्रैक्टर है, टीलर है, हैरो है, जो भी जितने भी सामान है उस पर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच हर्षा जी। महिलाएं बहुत कुछ चाहती हैं बजट से, और जैसे कि आपने सही कहा, आधी आबादी है महिलाएं, और महिलाएं जब सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है, पूरी कम्युनिटी सशक्त होती है, देश सशक्त होता है। तो जहाँ तक सशक्तिकरण की बात है और जहाँ तक महिलाओं को वर्कफोर्स में लाने की बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर उनके होने से वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। एक तो देखिए, महिलाएं बाहर निकलकर काम करना चाहती है, हर महिला के अंदर एक चाह है काम करने की, परंतु उसको ये नहीं पता कि अगर वो बाहर कदम रखेगी तो वो कितनी ज़्यादा सेफ और सिक्योर होगी। अगर वो बाहर कदम रखेगी तो एक बेसिक चीज़ जैसे कि एक बाथरूम उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक ऐसी चीज़ कि उसको एक फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटी हो जाए, हेल्थ एंड सैनिटेशन हो जाए, या फिर उसको ये पता चले कि ये मेरा राइट है, ये मेरे को काम करना है, और ये मैं एक बैंक लोन अप्लाई कर सकती हूँ, और ये लोन सिर्फ महिलाओं के लिए है। आज अगर MSME को पेमेंट टाइम से मिल जाए, हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोई नहीं है, और हम चाइना को 100% पीछे छोड़ सकते हैं अगर हमारा पैसा टाइम से आ जाए और पैसा मरे नहीं तो। हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोई नहीं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, MSMEs के लिए एक एक्सक्लूसिव बैंक जो है वो बनाया जाना चाहिए, यानी कि नेशनल MSME बैंक। और वो बैंक SIDBI भी फ्लोट कर सकता है, और या इसको जो मतलब एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन की तरह से भी क्रिएट किया जा सकता है। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट की गड़बड़ी ने यह साबित किया कि मशीन पर निर्भरता ने हमें बेबस कर दिया है। आपको बता दें कि आज माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी आने से देश विदेश के कई दफ्तरों में कंप्यूटर और लैपटॉप अचानक बंद होने लगे। कई बार कंप्यूटर और लैपटॉप रिस्टार्ट तो हुए, लेकिन कुछ देर बाद फिर शटडाउन हो गया। सर्वर में दिक्कत से विमान सेवाएं प्रभावित हुई, एयरपोर्ट पर चेक इन और चेकआउट सिस्टम ठप हो गया। अस्पतालों में सेवाओं पर भी असर पड़ा। कई देशों में बैंकिंग सेवाओं से लेकर टिकट बुकिंग और स्टॉक एक्सचेंज पर भी असर पड़ा है। ब्रिटेन में टीवी चैनल्स, ट्रेन और स्टॉक एक्सचेंज ठप हो गए। इस सब के बीच सवाल यही है कि क्या मशीन पर निर्भरता ने हमें बेबस कर दिया है।